दोस्तों, मैं वास्तव के ऊपर बात करता हूँ। मैं सच्चाई रखने की कोशिश करता हूँ। मैं पत्रकारिता का एक मर्यादा रख के बात करता हूँ। ना मेरा किसी के तरफ झुकाव है, ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ। और वही उद्दिष्ट से मैं आज जो भी बातें करने जा रहा हूँ, जो मैं वास्तव आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है एक पत्रकार के बारे में। और आप उन पत्रकार को जानते हो, पहचानते हो और मानते भी होगे। उनके बारे में मैं बातें करने जा रहा हूँ। उनसे मेरी ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी। दोस्तों, मैं वास्तव के ऊपर बात करता हूँ। मैं सच्चाई रखने की कोशिश करता हूँ। मैं पत्रकारिता का एक मर्यादा रख के बात करता हूँ। ना मेरा किसी के तरफ झुकाव है, ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ। और वही उद्दिष्ट से मैं आज जो भी बातें करने जा रहा हूँ, जो मैं वास्तव आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है एक पत्रकार के बारे में। और आप उन पत्रकार को जानते हो, पहचानते हो और मानते भी होगे। उनके बारे में मैं बातें करने जा रहा हूँ। उनसे मेरी ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वास्तवावर बोलू काहीतरी, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जो भी लगातार बातें हो रही है, विरोधी कर रहे हैं और पत्रकार कर रहे हैं और राजकीय विश्लेषक भी कर रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग गौर करेंगे तो आपको वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा। दोस्तों, मैं जो आज बातें करने जा रहा हूँ, आपके सामने मैं जो बात रखने जा रहा हूँ, वो है एक पत्रकार की। और जिनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं चाहता हूँ, ऐसे पत्रकार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे चंद पत्रकार हैं, रवीश कुमार हो या प्रसन्न वाजपेयी हो, ऐसे जो चंद पत्रकार हैं, उनको मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। पहली तो ये बात है कि मैं उनको पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। तो वो एजेंडादारी है। उनका एजेंडा एक ही है, वो है खुद को बेचो और पैसा कमाओ। नाम कमाओ या पैसा कमाओ, खुद को बेच के। और वो खुद को बेच रहे हैं। वो ना पत्रकार है, ना उनकी पत्रकारिता है। इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूँगा, ना उनसे मैं उम्मीद रखूँगा। मगर जिनसे मैं उम्मीद रखता हूँ, उनके बारे में मैं चंद बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो है प्रदीप सिंह। उनका आपका अखबार करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर वो अपनी बातें रखते हैं, राजनीतिक बातें रखते हैं और काफ़ी बातें रखते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद वो ऐसे कुछ बातें कर रहे जो मुझे पसंद नहीं आ रही है। वो पसंद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैं किसी का समर्थन करता हूँ और उनका हो विरोध करते, इसलिए नहीं। ना मैं किसी का समर्थन करता हूँ, ना किसी का मैं विरोध करता हूँ। मैं सच्चाई सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही है पत्रकारिता। पत्रकार का यही है धर्म। क्योंकि लोकशाही का एक चौथा स्तंभ है वो, और वो मजबूत होना जरूरी है। और पत्रकारों का धर्म क्या है कि आप वास्तव रखो, सच्चाई रखो, और जो हो रहा है उसको उजागर करो, उसका वास्तव खोल के रखो। वो कितना जरूरी है और कितना ना जरूरी है, वो कितना फायदेमंद है और उससे कितना नुकसान हो सकता है, उसका आप विश्लेषण करो। कौन कौन कितना सही है और कितना गलत है, वो भी सामाजिक दृष्टि से, ना अपने दृष्टि से, ना मेरे नज़र से।
वो समाज के दृष्टि से, समाज के नज़र से वो कितनी बात सही है और कितनी गलत है, ये समझाने का काम एक पत्रकार का होता है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में प्रदीप सिंह, इन्होंने जो बातें रखी है महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में, और उन्होंने बार बार एकनाथ शिंदे के ऊपर कटाक्ष डाला हुआ है। एकनाथ शिंदे को उन्होंने गलत बताने की कोशिश की है, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। वैसा ही एक इल्ज़ाम उन्होंने अभी भी लगाया हुआ है। एक उनका वीडियो अभी प्रसारित हुआ है, उसका शीर्षक क्या है, अपने देश में ऐसे 3 नेता हैं, उन्होंने दूसरों के पार्टी के ऊपर कब्जा किया है, दूसरों के संगठन के ऊपर कब्जा किया है, ऐसा उनका शीर्षक है उस वीडियो का। इस वीडियो की मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। उनके इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप जाके वो देख सकते हो। उसके ऊपर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। दोस्तों, उस वीडियो में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि ऐसे 3 नेता हैं, उसमें से पहला नेता कौन है, उदाहरण के दौर पे उन्होंने चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया, और चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर के साथ कैसा विश्वासघात किया, और विश्वासघात करके उनकी पार्टी और उनका मुख्यमंत्री पद कैसा छीना, उन्होंने उसमें बता दिया है। मित्र, दोस्तों, उस पार्टी को उनके ससुर ने, एनटीआर ने, उस पार्टी को, टीडीपी को उन्होंने खुद बनाया था, और उनसे वो पार्टी छीनी थी। किसने? चंद्रबाबू नायडू ने। वो जो स्थिति थी, वो परिस्थिति थी, उसको मद्देनज़र रखेंगे तो यही बात समझ में आती है कि उन्होंने पार्टी छीनी थी, कब्जा किया था। वो हम लोग समझ सकते हैं वो उन्होंने गलत काम किया था, क्योंकि उसको उनके ससुर ने संवारा था, खड़ा किया था, बड़ा किया था। चंद्रबाबू नायडू का उतना योगदान उसमें नहीं था, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने उसके ऊपर कब्जा किया है, वो हड़प लिया है। दोस्तों, मगर उन्होंने जो 2 नाम लिए, उसके ऊपर मेरा सवाल है, मैं क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, उनका झुकाव किस तरफ होगा वो मैं समझ सकता हूँ। वो उनकी चाहत है, उनका निर्णय है, वो किसको चाहते हैं, किसके ऊपर उनका लगाव है, किसके ऊपर किस तरफ उनका झुकाव है, वो उनका निर्णय है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को गलत ठहराओ, सामने वाले को गलत ठहराओ। दोस्तों, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ है, वो समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करते हैं, ऐसा ही दिखाई देता है। दोस्तों, मगर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है, और 2 नेताओं के ऊपर, 3 नेताओं में से एक नेता का तो आपको पता चल गया, दूसरे 2 नेता कौन है? एक है एकनाथ शिंदे और दूसरे है अजित दादा पवार। दोस्तों, एकनाथ शिंदे, इन्होंने वो पार्टी के ऊपर कब्जा नहीं किया है, वो बाहर से नहीं आए, उस पार्टी के वो संगठक थे, उस पार्टी का वो नेता थे, उस पार्टी का वो कार्यकर्ता थे। वो बाहर से आए और उन्होंने कब्जा किया या लूट के लेके गए तो हम लोग समझ सकते हैं। बाहर का आदमी आया और उन्होंने उस पार्टी को छीना होता, उसके ऊपर कब्जा किया होता, तो हम लोग समझ सकते। मगर एकनाथ शिंदे ने जो भी काम किया था, उस पार्टी को बचाने के लिए किया था, क्योंकि वो भी उस पार्टी के उतने भी हकदार है जितने उस पार्टी के उद्धव ठाकरे हकदार थे। दोस्तों, एक बात समझनी जरूरी है, कोई भी संगठन जो होता है ना, संगठन का मतलब ही वही है, संगठित होना। एक समूह 10 लोगों को संगठित होकर एक संगठन बनता है, 4 लोग एक जगह पे संगठित होकर वो संगठन बनता है, ना कि एक व्यक्ति का संगठन नहीं होता है। संगठन अनेक लोगों का होता है। तो जो अनेक लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, जो भी है, जो संगठन बनाते हैं,
उनका हक, हर एक का हक समान होता है, उतना ही होता है जितना उन्होंने उसके ऊपर उसको योगदान दिया हुआ है। जितना उन्होंने उसके लिए योगदान दिया है उसका उतना हक होता है, उन्होंने उतना परिश्रम किया हुआ है, अपना खून पसीना एक करके उसको लगाया हुआ है, सिंचा हुआ है उस संगठन को, उसका हक बड़ा होता है। अभी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने उस संगठन के लिए कुछ भी नहीं किया था। देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने उस संगठन के लिए कुछ भी नहीं किया था। बाला साहब ठाकरे की तो बात अलग है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उनका हिंदू हृदय सम्राट ये जो उपाधि थी वो भी निकाल दी थी उन्होंने, उनके लाडले ने। अपने उस लाडले को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। उस लाडले ने अपने पिता को जनता ने, कार्यकर्ताओं ने दी हुई हिंदू हृदय सम्राट ये उपाधि क्या की, उसको मिट्टी में मिला दिया और उसको जनाबे बाला साहब ठाकरे बना दिया। अभी ऐसे इंसान के पास इंसान से हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं दोस्तों? जब एक कार्य हुआ, एक कांड हुआ, ये जो एकनाथ शिंदे ने ये जो कार्य किया, तब वो स्थिति अलग थी, वो परिस्थिति अलग थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उस संगठन का आत्मा ही निकाल के चौराहे के ऊपर टांग दिया था। उस संगठन का आत्मा तक क्या था? हिंदुत्व है राष्ट्रीयत्व। उनकी जो विचारधारा थी वो हिंदुत्व के ऊपर थी, और उसको ही, उसी आत्मा को उद्धव ठाकरे ने उस संगठन से निकाल के चौराहे पे टांग दिया था। एक बार आत्मा निकल गई उस शरीर से तो शरीर का मतलब जीरो हो जाता है। हम लोग क्या कहते हैं उसको? बॉडी कहते हैं, प्रेत कहते हैं। वही अवस्था में वो संगठन चला गया था, खाली उसका अंतिम संस्कार करना बाकी था। और उनका अंतिम संस्कार ना हो, वो वापिस एक बार जीवित हो, इसलिए ये निर्णय एकनाथ शिंदे ने लिया था। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई हर एक को माननी जरूरी है। जितना उद्धव ठाकरे का उसके ऊपर हक था, उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा हक एकनाथ शिंदे का था, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उस संगठन को अपने खून पसीने से सिंचा हुआ है। ये प्रदीप सिंह को भी समझना जरूरी है। जो उन्होंने उदाहरण दिया, चंद्रबाबू नायडू ने जो किया उसके कर्म उसका उन्होंने भोगा है, वो भोग रहे थे इसके पहले। अभी वो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री बने हैं, मगर उसके पहले वो 5-10 साल वो भोग रहे थे। जो उन्होंने अपने ससुर के साथ किया था उसका, वो उन्होंने गलत ही काम किया था। मैं मानता हूँ वो जरूरी नहीं था ना, वो स्थिति में, वो परिस्थिति में वो जरूरी था। मगर आज की स्थिति में, उस परिस्थिति में, जो परिस्थिति उस समय थी, एकनाथ शिंदे के समय जो उन्होंने निर्णय लिया, तब जो परिस्थिति निर्माण हुई थी, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से रूबरू होने के बाद ही, वो समझने के बावजूद वो चुप बैठते, फिर वो गलत होते। वो चुप बैठते तो गलत होते, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला गलत होता है। अन्याय सहने वाला जब नज़रअंदाज कर दे उस अन्याय को, या चुप्पी साध के बैठे, तो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। मगर उन्होंने वो गुनाह किया नहीं, और वो जान छुड़ा ली। उद्धव ठाकरे के हाथ से वो जान छुड़ा ली उस पार्टी की, उस संगठन की। उस पार्टी को और संगठन को उन्होंने बचाया हुआ है, वरना उसकी मौत तो हो चुकी थी, सिर्फ उसको अग्नि संस्कार देना बाकी था, क्योंकि उनकी जान निकल गई थी, उसकी विचारधारा खत्म हो गई थी, उसका आत्मा खत्म हो गया था, उसको चौराहे पे टांग दिया था। इसलिए उन्होंने कब्जा नहीं किया, बल्कि उसका जान बचाई हुई है, अपना हक लिया हुआ है। उन्होंने अपना हक पाया हुआ है, और अपने हक का उन्होंने लिया हुआ है, और उस संगठन को दोबारा जीवित किया हुआ है। इसलिए जो भी
भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते करते प्रदीप सिंह इतना तो नहीं गिरे आप कि आप नज़रअंदाज करके किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए बिना सोचे समझे। और अभी ये निकाल आने के बाद, महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव होने के बाद, उसका रिजल्ट जो आया उसके बाद जो भी दिन लगे, उसके पीछे क्या रणनीति थी कि आप मुझे मारे हुए जैसे दिखाओ, मैं लगाया मुझे लगा है वैसा दिखाऊंगा, यानी तेरा भी चुप मेरा भी चुप। अब दोनों को भी अपनी इज्जत बचानी थी, अपनी साख बचानी थी, अपना रुतबा बचाना था, भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को भी, देवेंद्र फडणवीस को भी और एकनाथ शिंदे को भी अपना रुतबा बचाना था, अपना स्वाभिमान बचाना था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए है। प्रदीप सिंह तक ये वीडियो मेरा पहुंच जाता है तो मैंने जो भी बातें रखी है वो 10-12 दिन जो एकनाथ शिंदे ने खींचे हैं, उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तव है, वो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, अपने ब्लॉग में बताया हुआ है। मेरे उस श्रृंखला में मैंने वो बातें की हुई है, आप जाके देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके पीछे रणनीति थी अपना आत्मसम्मान, मान सम्मान बचाना, अपने संगठन में अपना होल्ड रखना, अपना नेताओं के ऊपर अपना होल्ड रखना, यही एक रणनीति थी। क्योंकि एकनाथ शिंदे इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि मेरा हक कितना था। मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया था। जब 2.5 साल में मैं मुख्यमंत्री बना था तो इतना ही मेरा हक था। वो समझते हैं, उनको पता है अपनी अपने अपना हक कितना है, अपना कितना हिस्सा था और अपने हिस्से का मुझे मिला हुआ है, उनको मालूम था। इसलिए उन्होंने जो भी किया वो सब दिखावा था, वो कहने की बातें थी, वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो सिर्फ दिखावा था। सच्चाई क्या थी? तेरी भी चुप मेरी भी चुप। इसलिए प्रदीप सिंह को ये समझना जरूरी है। और जो पत्रकार, जो विश्लेषक एकनाथ शिंदे के ऊपर उंगली रख रहे हैं, उनको भी ये समझना जरूरी है कि एकनाथ शिंदे ने जो भी उद्धव ठाकरे के साथ किया वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं किया, उन्होंने अपने संगठन के साथ किया, अपने संगठन को पुनर्जीवन दिया है और शिवसेना को उन्होंने पुनर्जीवन दिया है। जो उद्धव ठाकरे ने उसकी आत्मा चौराहे पे टांग दी थी, उसको निकाल के उन्होंने वापस एक बार उस संगठन में डाली हुई है और उसको जीवित किया है, वरना उसका अंतिम संस्कार होना बाकी था। और अंतिम संस्कार की तैयारी शरद पवार ने कर भी ली थी। क्योंकि आज तक उनका जो इतिहास है शरद पवार का, उन्होंने जिनको भी साथ दिया और जो भी शरद पवार के साथ चले गए, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और वही करना चाहते थे शरद पवार। 5 साल वो वैसे ही चलते रहते तो उस संगठन का अंतिम संस्कार होना पक्का था। तो एकनाथ शिंदे ने वो अंतिम संस्कार से बचाया है, पुनर्जीवित किया है उस संगठन को, शिवसेना को, क्योंकि वही विचारधारा बाला साहब ठाकरे ने दी थी और वही उसका आत्मा था। हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व और मराठी मानस का आवाज, यही उसका आत्मा था। हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व। गर्व से कहो हम हिंदू है, यही उसका आत्मा था। और वही आत्मा निकाल के उद्धव ठाकरे ने उसमें इस्लामिक आत्मा बिठाया था और बाला साहब को, अपने पिता को हिंदू हृदय सम्राट से उन्होंने जनाबे बाला साहब ठाकरे बनाया था। काफ़ी इतना ही समझाना आपको, आप समझ चुके होंगे कि प्रदीप सिंह कितना गलत है। अभी दूसरी बात करते हैं दूसरे नेता की, वो है अजित दादा पवार। दोस्तों, अजित दादा पवार इन्होंने जो भी काम किया वो कब्जा नहीं किया, ना उन्होंने छीना है,
उन्होंने अपना हक जमाया हुआ है, क्योंकि शरद चंद्र जी पवार उनका बलि देना चाहते थे और काफ़ी बार उन्होंने उनका बलि दिया हुआ है। उनके संगठन के जो अनेक नेता हैं उनके वो बलि दे चुके हैं। ऐसे ही वो नेता थे। शरद चंद्र जी पवार खुद को बचाने के लिए किसका भी बलि दे सकते। ऐसे नेचर के आदमी से, ऐसे नेचर के नेतृत्व से अजीत दादा पवार इन्होंने अपना छुटकारा पा लिया है और उस संगठन को बचाया हुआ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को। क्योंकि जितना अधिक शरद पवार जी ने उसको सींचा है उस संगठन को, उतना ही अजीत दादा पवार ने भी अपने खून पसीने से उसको सींचा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा सींचा होगा शरद पवार ने, मगर अजीत दादा पवार ने भी जमीन पे उसके रूट पे अपने खून पसीने से उस संगठन को सींचा हुआ है। जितना शरद पवार का उसके ऊपर हक था, उतना ही अजीत दादा पवार का भी हक था और अन्य नेताओं का हक था, कार्यकर्ताओं का हक था। क्योंकि संगठन एक किसी व्यक्ति का नहीं होता है, हर एक कार्यकर्ता का होता है जो उस संगठन में कार्यरत होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, नेता हो या कोई भी हो, ये समझना भी जरूरी है। तो अजीत दादा पवार ने जो भी किया वो सोच समझ के किया। उस परिस्थिति की वो मांग थी, वो जरूरी था, वरना उस संगठन का भी वही हश्र होना था जो हश्र उद्धव ठाकरे के यानी शिवसेना के संगठन का होने जा रहा था दोस्तों। इसलिए अजीत दादा पवार ने भी उस संगठन को बचाया हुआ है और उन्होंने क्या किया है, अपना हक पाया है। दोस्तों, जब कोई आपका नुकसान करता है, आपका हक छीनता है, तो छीनने वाला, नुकसान करने वाला जितना दोषी होता है, उससे भी बड़ा दोषी कौन होता है? वो जो चुप बैठता है, उसको नज़रअंदाज करता है, वो उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। तो उस गुनाह से अजीत दादा पवार बचे हुए। उन्होंने विरोध किया उनके ऊपर होने वाले अन्याय से। जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, उनकी बलि देने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या हुआ, आवाज़ उठाया और अपना हक उन्होंने लिया हुआ है। छीना नहीं है, लिया हुआ है। छीनने की जरूरत नहीं है, उनका हक ही है। वो हक कभी छीना नहीं जाता है, हक पाया जाता है और उन्होंने वो हक पाया है, उसके ऊपर अपना हक जमाया हुआ है। इसलिए प्रदीप सिंह जी को ये जो उन्होंने उदाहरण दिया है, उसको मैं गलत ठहराता हूँ, उसको मैं सरे से नकारता हूँ। एक पत्रकार के नज़र से ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ, ना किसी नेता का समर्थक हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्र का, इस देश का समर्थक हूँ। इसलिए मैं तटस्थ हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और पत्रकारिता का यही कर्म है, कार्य है। क्या है उसका धर्म, क्या है? तटस्थ रह के सच्चाई बयान करो, वास्तव बयान करो, ना कि किसी का समर्थन करो, ना कि किसी का विरोध करो। ना मैं किसी का विरोधक हूँ, ना मैं किसी का समर्थक हूँ। प्रदीप सिंह को ये समझना जरूरी है। मैं इनको चाहता हूँ, उनको मानता हूँ, इनको इज्जत देता हूँ। वो सोच समझ के बातें करे, सोच समझ के अपनी बातें रखे, सोच विचार के बातें रखे और तटस्थ रह के वो सोचे। बस इतनी ही मेरी गुजारिश है दोस्तों। आपके सामने जो मैंने बातें रखी, वो कितनी सही है और कितनी गलत है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इस वीडियो के। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।